शेर और बकरी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए, फिर एक दिन शेर को भूख लगेगी तो बकरी का ही शिकार करेगा। ओबीसी के लोगों को सरकार बाद में गिनेगी, पहले खुद अपने को गिनो कि हम ओबीसी हैं। यहां इतने लोग बैठे हुए, अभी ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, इधर भी बैठे हुए, इधर वालों को भी कह रहा, उधर वालों को भी कह रहा। अभी कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, सब यहां से निकलेंगे, उधर चौराहे पर जहां मैं गाड़ी से नीचे उतरा, उधर एक आदमी जाकर पहले से खड़े रहो और सबको बारी बारी से पूछो क्या हो, बोलेगा तेली। दूसरे को पूछो क्या हो, बोलेगा माली हूं। तीसरे को पूछो क्या हो, बोलेगा धोबी हूं। चौथे के पूछो क्या हो, और कुछ बोलेगा। मतलब क्या? हम ओबीसी हैं, ये हम तो पहले अपनी गिनती अपने को ओबीसी में कर ले। हम ओबीसी हैं, ये गिनती अगर हम अपने में कर ले तो किसी के बाप की औकात नहीं हमारी गिनती का। जिस दिन हम ये गिनती कर लेंगे कि हम ओबीसी, हम ही अपनी गिनती ओबीसी में नहीं करते। इससे भी बड़ी बात यह, चुपके से सर्टिफिकेट निकालते तहसील से, तहसील से चुपके से सर्टिफिकेट निकालते हैं, नौकरी के लिए लगाते हैं यादव साहब। लेकिन जब यह होता है कि चलो ओबीसी के आरक्षण के लिए मोर्चा निकालना है, हम ओबीसी के मोर्चे के लिए कैसे जाए, कैसे जाए? उनको उसके लिए अच्छा नहीं लगता कि हम ओबीसी के मोर्चे के लिए जाए, मगर रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट तहसील से निकालने के लिए अच्छा लगता है। धीरे से सर्टिफिकेट निकाला, धीरे से फार्म में लगाया और धीरे से आरक्षण से नौकरी ले लिया। तो ये जो चल रहा है, इसकी वजह से 75 साल में ओबीसी को कुछ नहीं मिला, इसकी वजह से नहीं मिला। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको ही नहीं पता कि आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, आरक्षण किस लिए हमें मिला। जब ओबीसी के लोगों में ये चेतना नहीं है, उनको लगता है ठीक है आरक्षण से फायदा तो हो रहा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि आरक्षण क्यों मिला। तो दूसरे लोग उनको क्या कहते हैं, अरे कोटे वाला है, तो उनको बड़ा अंदर से फील होता हम रिजर्वेशन कोटे वाले, क्योंकि उनके पास उसका कोई जवाब ही नहीं है कि हम रिजर्वेशन कोटे वाले, हमको रिजर्वेशन कोटा क्यों मिलना चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है। और जवाब न होने की वजह से वो छुप छुप कर ओबीसी बनते हैं। जब हम खुद ही छुप छुप कर ओबीसी बने हुए हैं तो दूसरा हमको कैसे मिले? हम हर 5 साल में आमदार चुनते, हर 5 साल में खासदार चुनते, वो आमदार चीफ मिनिस्टर बनाता है, वो खासदार प्राइम मिनिस्टर बनाता है। हमारी संख्या 52% है। अगर आज की तारीख में गिनती हो जाए तो कुछ लोग कहते हैं 60% हो जाएगा, कुछ कहते हैं 65% हो जाएगा, कुछ कहते हैं 70% हो जाएगा, कुछ कहते हैं 75% हो जाएगा। मतलब 60% से ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे नहीं रहेगा अगर आज की तारीख में गिनती हो जाए। बड़ी हैरानी की बात है। मैं नानक चंद्र रत्तू का एक संस्मरण पढ़ रहा था, तो वो उसमें उन्होंने लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर एक दिन बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। तो नानक चंद्र रत्तू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा कि आज आप बहुत खुश हैं, क्या कारण है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं खुश इस बात से हूं कि कल बड़े बड़े राजा जमीन पर आने वाले हैं। बड़े बड़े जो राजा है वो जमीन पर आने वाले हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी जमीन पर आने वाले हैं। इस बात से मैं खुश हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संविधान में क्या लिखा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। संविधान में क्या लिखा गया? इक्वलिटी बिफोर लॉ। संविधान के सामने सभी बराबर है। और इसलिए अगर कोई माली वोट डालता है तो भी एक ही गिना जाता है, कोई कुलवी वोट डालता है तो भी एक ही गिना जाता है, कोई तेली वोट डालता है
तो एक ही गिना जाता है। कोई धनगर वोट डालता है, एक ही गिना जाता है, और भागवत जी वोट डालते हैं, एक ही गिना जाता है, कुलकर्णी जी वोट डालते हैं, एक ही गिना जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी का एक गिना जाएगा और किसी का 10 गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। सबका वोट वन वैल्यू, सबको एक वोट देने का अधिकार है और सबके वोट की एक ही वैल्यू है। अगर 1 वोट 1 वैल्यू है, एक वोट से लोग चुनाव हार जाते हैं, एक वोट से लोग चुनाव जीत जाते हैं। अरे हम तो 2% ज्यादा है, 1931 का भी मान लो, फिर भी 2% ज्यादा है। तो हमारे समर्थन के बगैर प्रदेश में कोई सरकार बन सकती है? महाराष्ट्र में बन सकती है? नहीं बन सकती। देश में कोई बन सकती है? नहीं बन सकती है। और हमारे समर्थन के बगैर नहीं बन रही, हम ही समर्थन कर रहे हैं तब बन रही। ओबीसी समाज के लोगों के समर्थन के बगैर अभी तक ना कोई सरकार बनी है और ना ही भविष्य में बनने वाली है। फिर हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? जब हमारे ही समर्थन से हर सरकार बनती है तो हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? हमारी समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारी क्या समस्या है यही हम नहीं जानते, तो समाधान कैसे होगा? हमारी क्या समस्या है? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि ओबीसी की बहुत सारी समस्या है, मगर उन समस्याओं में अगर पहला नंबर की कोई समस्या है तो वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है यही हमको नहीं पता है। तो हम अपनी समस्या के समाधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बात करेंगे, ऐसा संभव है। हर 5 साल में आमदार आता है, खासदार आता है, वो वोट मांगता है। क्या हम अपनी समस्या के बारे में उससे बात करते कि आमदार साहब हम आपको वोट देते आए हैं, फिर देंगे, मगर आप ये बताओ कि हमारी गिनती नहीं हो रही है, जानवरों की हो रही, कुत्तों की हो रही, हिजड़ों की हो रही, हमारी नहीं हो रही है, तो आप बताओ कि आप ये बात क्यों नहीं करते वहां जाकर विधानसभा में? आप लोकसभा में जाकर ये बात क्यों नहीं करते कि हमारी गिनती नहीं हो रही? ये सवाल हम तब उठा सकते हैं जब हमें जानकारी, जब हमें ही जानकारी नहीं है तो हम ये सवाल कैसे उठा सकते? तो ओबीसी की बहुत सारी समस्याएं हैं। 75 साल से ओबीसी के साथ धोखा ही धोखा हो रहा है। आजादी की लड़ाई जब देश में चल रही थी तब हमारे पूर्वजों ने कोई शर्त नहीं रखी थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने। ये नहीं कहा था गांधी नेहरू कांग्रेस को, ये नहीं कहा था कि आप हमें ये अधिकार दोगे तब हम आजादी की लड़ाई में शामिल होंगे। ऐसा कोई शर्त हमारे पूर्वजों ने नहीं रखा, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई में शामिल हुए, क्योंकि उन्हें बताया गया, उन्हें समझाया गया कि जब अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे तो सारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तुम्हारी भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए तमाम ओबीसी के लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, इसलिए तमाम ओबीसी के लोग अंग्रेजों की गोलियों से मौत के घाट उतर गए, शहीद हो। इसलिए तमाम ओबीसी के लोग जेल गए। मेरे खुद के परिवार के आजाद हिंद फौज में थे। तो हमारे पूर्वजों ने तो ये शर्त नहीं लगाया कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि उन्हें ये बताया और समझाया गया कि अंग्रेजों का देश है, अंग्रेजों का देश गुलाम है, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हम ही अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए हो जाएंगे, तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, लेकिन आजादी को 75 साल हो गए, अमृत काल चल रहा है। सरकार कह रही है अमृत काल चल रहा है, अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। एक तरफ आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ देश की जो सबसे बड़ी आबादी है उसे इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। कितने शर्म की बात। मोदी जी कहते हैं मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे शर्म महसूस हो। मैं कहता हूं मोदी जी किसी काम के लिए शर्म महसूस हो न महसूस हो, इतिहास लिखा जा रहा है कि अपने को ओबीसी कहने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री 8 साल से बना हुआ है, मगर जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। इस पर आज भी आपको शर्म आनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियां भी
इस पर शर्म करेगी कि एक ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बावजूद ओबीसी की गिनती आजादी के 75 साल में नहीं हो पाई। इस पर शर्म आएगी लोगों को। साथियों, हमको समझने की जरूरत है, ओबीसी के लोगों को खास तौर से समझने की जरूरत है कि देश में आजादी की लड़ाई तो चली, मगर आजादी के बाद कब्जा किसका? बाबा साहब अम्बेडकर जब ये कह रहे थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो, मगर इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो अंततः ये संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। आजादी के 75 साल में वही होगा। ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत। बहुत सारे ओबीसी के लोगों को मैं पूछता, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा के तो हमारा चेहरा ऐसे देखते हैं जैसे कि लगता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट रिसर्च के बारे में मैं उनसे पूछ रहा हूं। अरे मंडल कमीशन की रिपोर्ट, उसकी वजह से तुम्हें 27% रिजर्वेशन मिलता है, उसकी रिपोर्ट तुम नहीं पढ़ सकते, लड़ाई क्या लो? अगर तुमको जानकारी नहीं होगी, लोकतंत्र में गोली चलती है क्या? बंदूक चलती है, तोप चलती है। लोकतंत्र में ये सब नहीं चलता है। लोकतंत्र में गोली चलती है, गोली नहीं चलती। और जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो देश का हुक्मरान हो जाता है। अरे हम तो आधे से ज्यादा है। अगर हम अपनी बोली बोलना शुरू कर दे तो किसकी औकात है हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करे? और हम अपनी बोली बोलना शुरू कर दे तो हम खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान करने लायक हो जाएंगे। मगर ये बोली बोलेंगे कैसे? हमारे लोग कुलकर्णी जी की बोली बोलते क्योंकि उन्हीं को सुनते, भागवत जी की बोली बोलते क्योंकि उन्हीं की सुनते, अपनी बोली बोलते ही नहीं क्योंकि अपने बारे में पता ही नहीं। उनको क्या लगता है, आरक्षण वैसे तो ठीक नहीं है मगर अपने को मिलता है इसलिए बेनिफिट है थोड़ा, इसलिए अपने को मिलता है इसलिए। अरे जानकारी करो ना, जानकारी नहीं है, जानकारी ना होने की वजह से समस्या है, जानकारी ना होने की वजह से समस्या है। रिजर्वेशन की व्यवस्था क्यों की गई? जब संविधान में लिख दिया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान के सामने सभी बराबर है, फिर क्यों किया? क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखने से बराबरी नहीं आ सकती, केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखने से बराबरी नहीं आएगी, बराबरी स्थापित करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो इतने लोग बैठे, अब मान लो हमको सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना है तो हमने सबको 1,000 रुपए दे दिए, बराबरी का व्यवहार। मगर क्या इससे सभी लोग बराबर हो जाए? जिसके जेब में 5,000 होगा उसको 1,000 मिलेगा तो 6,000 हो जाए, जिसके जेब में 4,000 होगा उसको 1,000 मिलेगा तो 5,000 हो जाएगा, जिसके जेब में 3,000 होगा उसको 1,000 मिलेगा तो 4,000 हो जाएगा, जिसके जेब में 2,000 होगा उसको 1,000 मिलेगा तो 3,000 हो जाएगा, और जिसके जेब में कुछ नहीं होगा उसको 1,000 मिलेगा तो 1,000 ही रहेगा। हमने तो सबके साथ समानता का व्यवहार किया लेकिन फिर भी समानता स्थापित नहीं हुई। हमने किया इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? संविधान सबके साथ समानता का व्यवहार करेगा। जैसे हम सबको 1,000 रुपया दे दे तो वो समानता का व्यवहार हो गया, मगर केवल इससे समानता नहीं आ सकती। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा इतने से नहीं होगा तो फिर क्या करना होगा? जिसके जेब में 1,000 है उसको 4,000 देना पड़ेगा, और जिसके जेब में 3,000 है उसको 2,000 देना पड़ेगा, जिसके जेब में कुछ नहीं है उसको 5,000 देना पड़ेगा, तब सब बराबर हो जाए, तब बराबरी स्थापित हो जाएगी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया? कहा रिजर्वेशन देना पड़ेगा इनको, केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ से काम नहीं चलेगा, इनको स्पेशल व्यवस्था देनी पड़ेगी ताकि ये भी सबके बराबर हो सके, ये भी मुख्य धारा में आ सके। तो इसके लिए इन्हें स्पेशल व्यवस्था देनी पड़ेगी। दूसरा उदाहरण देकर समझाता। मान लो हमारे घर में 5 लोग हैं, एक आदमी बीमार हो गया, कमजोर हो गया, डॉक्टर ने उसको कहा बहुत कमजोर हो गया, इसको विटामिन की गोली खिलाना पड़ेगा। फिर कहा इसको एप्पल खिलाओ, इसको चीकू खिलाओ, नॉन वेज खाता है तो नॉन वेज भी खिलाओ।
तो परिवार के जो 4 सदस्य हैं, क्या इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं उसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? क्यों विरोध नहीं करते? वो भी तो स्पेशल ट्रीटमेंट है, क्यों विरोध नहीं करते? इसलिए विरोध नहीं करते कि उनको लगता है अरे ये हमारे ही परिवार का सदस्य है, इसको स्वस्थ होना जरूरी है, ये स्वस्थ हो जाएगा तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा तो हम 4 और ये 5 मिलकर काम करेंगे तो देश का तो परिवार का विकास हो जाएगा। इसलिए परिवार के 4 सदस्य विरोध नहीं करते बल्कि कुछ त्याग करके उसको स्वस्थ करने के काम में लग जाते हैं। तो यही परिस्थिति तो देश की, यही परिस्थिति तो देश की है। परिवार एक छोटी इकाई है, देश एक बहुत बड़ा परिवार है। तो इस परिवार में जो लोग पीछे रह गए उनको मुख्य धारा में लाना है, उनको बराबर में लाकर खड़ा करना है ताकि सब लोग मिलकर काम करें। और अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो देश का विकास हो जाए। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा इसके लिए इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान निर्माता ये भी जानते थे कि जिन लोगों ने हजारों साल से जो व्यवस्था बनाई उसकी वजह से ये पिछड़ गए तो कल वो मान लेंगे, इनको आगे बढ़ा देंगे, ऐसा तो संभव नहीं होगा। तो इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था रखने का काम किया। 75 साल में उन लोगों ने जिनके हाथ में देश की सत्ता और व्यवस्था है उन्होंने संविधान की बात नहीं मानी, विरोध करते रहे। घर में एक आदमी बीमार हो जाए उसकी दवा का 4 लोग विरोध करेंगे, संभव नहीं है। मगर देश में जो लोग बैकवर्ड हो गए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो योजना बनाई गई उसका विरोध करते रहे। इसलिए आज तक शेड्यूल कास्ट का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, रिजर्वेशन का पूरी तरीके से। शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ओबीसी का तो कुछ हुआ ही नहीं, उसको तो केवल झुंझुना ही पकड़ाया गया, वो झुंझुना बजा रहा है। आरक्षण के नाम पर ओबीसी केवल झुंझुना बजा रहा है, उसको कुछ नहीं मिला। अगर इन लोगों ने ये बात स्वीकार किया होता ईमानदारी से तो आज ये स्थिति देश में नहीं होती, मगर उन लोगों ने स्वीकार नहीं। क्यों नहीं स्वीकार की? क्योंकि जो व्यवस्था है, जो समाज व्यवस्था है जिसकी वजह से हम लोग बैकवर्ड हो गए, वो समाज व्यवस्था बनाने का काम उनके पूर्वजों ने किया। अभी मोहन भागवत जी ने 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले जो भी हुआ हो, बयान दिया कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाया। थोड़ा चालाकी पूर्वक बयान दिया कि थोड़ा अपना गला बचा रहे और लोगों को मैसेज भी चला जाए। तो हमेशा 2 अर्थ वाली बात करते हैं। आपके सामने बोल दिया जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई, आप खुश की भागवत जी तो बहुत ईमानदार है, स्वीकार कर लिया। और वो उसका ये कह रहे नहीं, पंडित का मतलब तो विद्वान होता है। पंडित ब्राह्मण जब फंसते हैं तब वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण का मतलब विद्वान होता है, पंडित का मतलब विद्वान होता है। मैंने कहा कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो गांधी जी भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर थे, सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे। पंडित किसके नाम के आगे लगता था? गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर थे, सरदार पटेल जी भी बैरिस्टर थे। पंडित किसके नाम के आगे लगता था? जवाहरलाल के नाम के आगे ही पंडित क्यों लगता था? उनसे ज्यादा विद्वान तो गांधी जी को माना जाता था। गांधी जी के नियंत्रण में गांधी जी के शिष्य थे नेहरू, मगर पंडित नेहरू जी के आगे ही लगता था क्योंकि वो जाति के ब्राह्मण थे, इसलिए उनके नाम के आगे पंडित लगता था। तो ये तो हम बहुत दिन से कह रहे हैं, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, मगर भागवत जी ने स्वीकार किया कि ब्राह्मणों ने बनाया। तो ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, जब उनको ब्राह्मणों ने घेरा तो कहा नहीं, इसका मतलब विद्वान होता है, पंडित का मतलब विद्वान होता है। विद्वानों ने, पंडितों ने बनाई। सवाल ये खड़ा है कि चलो विद्वान ने बनाई, अब वो विद्वान व्यक्ति किस जाति का था? सवाल ये है कि विद्वान व्यक्ति किस जाति का था? विद्वान ने बनाई, मान लिया, भागवत जी की बात मान लिया, विद्वान ने बनाई। ब्राह्मण पंडित का मतलब विद्वान हो गया, विद्वान ने बनाई। अब विद्वान व्यक्ति किस जाति का था?
मान लो किसी मराठा ने, किसी कुंडी ने, किसी माली ने, किसी तेली ने, किसी धनगर ने, किसी महार ने, किसी मातंग ने जाति व्यवस्था बनाई हो, तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि लात जूता खाने के लिए खुद को ही नीचे रखे? इतना मूर्ख हो सकता है बनाने वाला? अरे बना रहा है, इतना बड़ा सिस्टम बना रहा है, वो इतना मूर्ख तो हो नहीं सकता। और भागवत जी करे नहीं, वो विद्वान है बनाने वाला। अब विद्वान है तो लात जूता खाने के लिए खुद को नीचे तो नहीं रखेगा। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में अगर ब्राह्मण सबसे ऊपर है तो ये इस बात का सबूत है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। और ओबीसी कहां है? ब्राह्मण सबसे ऊपर है तो ओबीसी कहां है? सीढ़ी देखा है आपने? छत पे चढ़ने वाली सीढ़ी, सीढ़ी के बीच में ओबीसी खड़ा है, न ऊपर है न नीचे है, बीच में खड़ा है। अब बीच में खड़ा हो गया तो वहां से खड़े होकर के वो नीचे की तरफ ही देखता है, ऊपर की तरफ नहीं देखता है। बीच में, सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े हो जाओ और फिर नीचे की तरफ देखो तो आपको क्या लगेगा? मैं सबसे ऊपर हूं। तो ओबीसी का आदमी क्या करता है? सीढ़ी के बीचों बीच में खड़ा हो गया और नीचे की तरफ देखता है तो उसको लगता है मैं सबसे ऊपर। अरे एक बार ऐसे देखो, ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर की तरफ देखोगे हम तो नीचे हैं, हमसे ऊपर के लोग। ओबीसी को समझना पड़ेगा केवल शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड नहीं, केवल शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड नहीं, ओबीसी भी बैकवर्ड है। इसलिए कहा गया अदर बैकवर्ड क्लास। क्यों? संविधान निर्माताओं ने कहा एक तो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड, उसकी व्यवस्था हो गई, एक शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड, उसकी व्यवस्था हो गई। अब इसके अलावा भी कुछ बैकवर्ड बचे हुए हैं, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में आया कि जो अदर बैकवर्ड लोग बचे हुए हैं, मतलब एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब, इसके अलावा जो बैकवर्ड लोग बचे हुए हैं उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में आया। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, आर्टिकल 340 पर अमल करना था। अब नेहरू जी के बाप दादा ने हम लोगों को बैकवर्ड किया, समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाकर। अब नेहरू जी को आर्टिकल 340 पर अमल करना था, जिसकी वजह से ओबीसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता और ओबीसी भी मुख्यधारा में जुड़ जाता, सबके बराबर खड़ा हो जाता। तो नेहरू जी ने सोचा कि हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करके इनको बैकवर्ड किया, अब हम इनको फॉरवर्ड करें। हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करके इनको बैकवर्ड किया, ये बैकवर्ड तो थे, बैकवर्ड थे क्या हम लोग? हमारे पूर्व के राजा थे। और जो हमारे पूर्वजों की राजशाही थी, आज की लोकशाही तो उसके सामने कोई औकात ही नहीं रखती। आज की लोकशाही से हजारों गुना बढ़िया हमारे पूर्वजों की राजशाही। तो नेहरू जी ने सोचा कि इतनी मेहनत करके हमारे पूर्वजों ने, इनके पूर्वज राजा महाराजा थे, इनको इस स्थिति तक पहुंचा दिया, अब हम इनको फिर आगे बढ़ाएं। और ये आगे बढ़ गए तो लोकशाही में हम 3.5% के लोगों का क्या होगा? हमारा तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए नेहरू जी आर्टिकल 340 पर अमल करने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से जब इस्तीफा दिया तो उसमें एक कारण ये भी लिखा कि नेहरू जी आर्टिकल 340 पर अमल नहीं कर रहे हैं, इससे मैं दुखी। अभी आरटीआई में किसी ने एप्लीकेशन लगाया, क्योंकि अभी बाबा साहब के इस्तीफे का बड़ा जिक्र हो रहा है, खासतौर से ओबीसी के बीच में, तो सरकार ने लिख कर दिया वो इस्तीफा मिल नहीं रहा, गायब हो गया, इस्तीफा ही गायब कर दिया उनका। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया तो बिहार के आर्यल चंदापुरी, जो कि पंजाब राव देशमुख साहब जो संगठन बनाए थे बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, उसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे आर्यल चंदापुरी जी, बिहार के कुंभी थे। उनको पता चला कि अरे डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए इस्तीफा दिया,
तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को मिले और कहा आप पटना आइए, हम आपकी रैली कराएं। चंदापुरी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को पटना बुलाया। नेहरू जी के पेट में दर्द शुरू हो गया कि अरे अम्बेडकर तो इधर ही थे, अभी इधर से उधर भी, और ओबीसी के लोग बुला रहे, ओबीसी के लोग बुला रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट भी कांग्रेस के साथ कहां टिका रहेगा। अगर अम्बेडकर का प्रभाव उत्तर भारत में बढ़ गया तो शेड्यूल कास्ट ओबीसी दोनों ही हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो नेहरू जी ने अपने एक आदमी को भेजा और कहा, चंदापुरी जी को कहा आपको नेहरू जी ने बुलाया। तो चंदापुरी जी ने कहा हम तो रैली की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है नेहरू जी से मिलने के। तो उनके आदमी ने नेहरू जी को बताया, तो नेहरू जी ने कहा उनको पूछो रैली के बाद आएंगे क्या। तो चंदापुरी जी ने कहा ना अब आऊंगा ना तब आऊंगा, ना रैली के पहले आऊंगा ना रैली के बाद आऊंगा। तो नेहरू जी को लगा ये चंदापुरी को लालच देकर के रोका नहीं जा सकता है, तो रैली फेल करानी होगी। तो रैली फेल कराने के लिए पत्थर फेंकवाने का काम रैली पर किया और रैली फेल कराई। मगर इसका जो दबाव बना उसकी वजह से काका साहब कालेलकर कमीशन नेहरू को ओबीसी के लिए गठित करना पड़ा। लेकिन फिर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया और महापरिनिर्वाण होने की वजह से वो जो प्रेशर था वो कम हो, और कम हो गया। तो फिर क्या हुआ, फिर नेहरू जी ने कालेलकर साहब को डांटा और फिर उनसे कालेलकर कमीशन के विरोध में चिट्ठी लिखवाई और फिर उस चिट्ठी का हवाला दिया कि जिस कमीशन का चेयरमैन ही अपनी सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है उसको लागू कैसे किया जा सकता है, और लागू नहीं किया है। लंबी लड़ाई चलती रही कि कालेलकर कमीशन लागू किया जाए, लागू किया जाए, लागू किया जाए, नहीं लागू किया। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिया कि हम कालेलकर कमीशन लागू करें। जनता पार्टी की सरकार बन गई, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए। सारे वादा जो उन्होंने किया था अपने घोषणा पत्र में, पार्लियामेंट में उसके बारे में बोल रहे थे। बिहार के कुछ नेता थे जो खड़े हो गए, कहा अरे आप सब चीज के बारे में बोल रहे हो, कालेलकर कमीशन लागू करोगे, इसके बारे में बोल ही नहीं रहे हो। ये भी तो आपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। आप हर चीज के बारे में बोल रहे हो, कालेलकर कमीशन के बारे में नहीं बोल रहे हो। तो नेहरू जी ने कहा, तो उन्होंने कहा, मोरारजी देसाई ने कहा कि हर वादा पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। तो राम अवधेश यादव जो बिहार के नेता थे, उन्होंने कहा जब तक ये करवा नहीं लूंगा तब तक पार्लियामेंट में कदम नहीं रखूंगा। तो बड़ा हंगामा उसको लेकर हुआ, और जब बड़ा हंगामा हुआ तो उन्होंने क्या कहा, सोचा कुछ दिन की ही सरकार है, थोड़ा दिन अपने गले से फंदा निकालता हूं। तो उन्होंने कहा देखो कालेलकर साहब का कमीशन बहुत पुराना हो गया है, इसलिए अब नया कमीशन बनाने की जरूरत है, नया आयोग बनाने की जरूरत है। और फिर उन्होंने डीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में मंडल आयोग बनाया। पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को, कम से कम ओबीसी के हर व्यक्ति को मंडल आयोग पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मंडल आयोग ने क्या क्या सिफारिश किया आपके लिए और क्या मिल रहा है, पता चलेगा ना। पढ़ोगे तब कम से कम मंडल ही पढ़ लो, कालेलकर साहब का लागू ही नहीं हुआ मत पढ़ो, मंडल का तो पढ़ लो, मंडल तो लागू है ना, वो पढ़ो, पढ़ना चाहिए। मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट दी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, नहीं लागू। फिर जनता पार्टी की सरकार आई, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। बनना था देवीलाल जी को, देवीलाल के नाम पर देवीलाल को लोग नेता मानते थे, मगर देवीलाल जी ने कहा कि वीपी सिंह बने। मंडल की लड़ाई बहुत गर्म थी, तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो जो कमेटी बनाई मंडल लागू करने की, उसका चेयरमैन देवीलाल को बनाया। देवीलाल हरियाणा के जाट मंडल कमीशन में शामिल नहीं थे। अब देवीलाल के सामने आगे कुआं पीछे खाए, मंडल लागू करते हैं
तो जाट उनका नाराज होगा कि हमारा नहीं है मंडल, नहीं लागू करते तो ओबीसी नाराज होता है। तो बीपी सिंह और देवीलाल का झगड़ा हो गया और उस झगड़े के बाद फिर जो सांसद थे ओबीसी के, उनको बीपी सिंह के ऊपर दबाव बनाने का मौका मिला। अभी शरद यादव जी नहीं रहे, मगर ओबीसी के बारे में अगर सबसे ज्यादा बोलने वाला कोई नेता, सबसे ज्यादा लड़ने वाला कोई नेता था तो शरद यादव जी थे, शुरू से लेकर और अभी तक जब तक वो जीवित रहे। अगर ओबीसी एससी एसटी के बारे में अगर सबसे ज्यादा लड़ने वाला कोई नेता था तो वो शरद जी। तो शरद जी ने उस समय रामविलास जी थे, शरद जी थे, लालू जी थे और तमाम लोग थे। उन लोगों ने कहा कि देखो हम देवीलाल जी के साथ जा सकते हैं क्योंकि वो हमारे नेता हैं। आप चाहते हो हम देवीलाल जी के साथ ना है तो आप मंडल कमीशन लागू करो। इसलिए शरद जी को मंडल मसीहा कहा जाता है। और एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हमने गर्दन पकड़कर मंडल लागू करवा दिया। तो मंडल लागू हुआ, मगर कितना लागू हुआ? केवल एक सिफारिश 7 अगस्त 1990 को मंडल की केवल एक सिफारिश लागू हुई और एक सिफारिश 3.5% ब्राह्मणों को हजम नहीं हुई और 31 ब्राह्मण वकील मिलकर मंडल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले। पैसा लेकर कोई बड़ा वकील मंडल के समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लालू प्रसाद यादव जी पैसा लेकर के घूम रहे थे, कोई वकील बड़ा नहीं था। अभी लालू जी को इतना जेल काटनी पड़ी, क्यों काटनी पड़ी? मंडल लागू करवाया, ओबीसी की लड़ाई लड़ा, इसलिए इतनी के भ्रष्टाचार तो बहुत लोग किए हैं। कौन सा नेता है देश में जो दूध का धुला है? कोई दूध का धुला नहीं। तो लालू जी ने कहा राम जेठमलानी जी को आप लड़ो। उन्होंने कहा मैं क्रिमिनल केस देखता हूं, मैं कैसे लड़ूं, मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा नाम आपका बड़ा। केस चले। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला है। क्या फैसला है? 52% ओबीसी को केवल 27% रिजर्वेशन मिले, पहला फैसला। दूसरा फैसला 27% को क्रीमी लेयर लगाया जाए। तीसरा फैसला, ओबीसी में जो मंडल कमीशन में जो जातियां सेंटर और स्टेट की लिस्ट में कॉमन है, केवल उन्हें ही ओबीसी माना जाए। मंडल की केवल एक सिफारिश ला। तो ये सारा ओबीसी के समर्थन में था या विरोध में था? सवाल ये खड़ा होता है, ये समर्थन में था कि विरोध में? पहले ही शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन था, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन था। इसका मतलब यह है कि संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है पहले से। कहीं नहीं लिखा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत कहानी बनाई कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। कहीं पर भी नहीं लिखा है 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। पहले से ही संख्या के अनुपात के सिद्धांत को संविधान मानता है। तो ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में क्यों नहीं? तो ये धोखा था, मिला नहीं, ये धोखा था। फिर 27 मिला, 27 में क्रीमी लेयर लगाया। शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं था, शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं था। संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो क्रीमी लेयर का मुद्दा आया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको रिजेक्ट किया, कहा क्रीमी लेयर सही नहीं। क्यों सही नहीं? क्योंकि जिसको आप क्रीमी लेयर कह रहे हो, क्रीमी लेयर क्या? दूध को गर्म करो, ठंडा करो, ऊपर मलाई की परत जम जाए तो मलाई छोड़कर दूध खाता है कोई? मलाई छोड़कर दूध खाता है कि मलाई सही दूध खाता है? तो उन लोगों ने क्या किया? हमारे समाज की मलाई को बाहर कर दिया। और क्या कहा? सुनने और समझने के लिए क्या कहा? अमीरों को नहीं मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए। अमीरों को नहीं मिलना चाहिए और गरीबों को मिलना चाहिए। तो कहने सुनने में कितना अच्छा लगता है कि अमीरों को नहीं मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए। सब लोग खुश। अमीर को नहीं मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए। 92 में मंडल कमीशन का फैसला आया। 1991 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू होगी।
निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण की पॉलिसी शुरू हो गई। एजुकेशन का रेट बढ़ना शुरू हो गया। आरक्षण बाद में मिला ओबीसी को, एजुकेशन का रेट बढ़ना, फीस बढ़ना पहले शुरू हो गई। एक तरफ फीस बढ़ रही थी, दूसरी तरफ ओबीसी को क्या कहा जा रहा था? जिसकी साल भर की इनकम 1 लाख रुपए है, उस ओबीसी को रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा, और जिसकी नहीं है उसको होगा। अब सवाल ये खड़ा हो गया, जिसकी नहीं है इनकम, वो अपने बच्चे को महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ा पाएगा क्या? क्या उसके अंदर चेतना नहीं है कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाकर आईएएस बनाना है? पढ़ाने का एक सवाल है, चेतना का एक सवाल है। क्या उसके पास ऐसा एटमॉस्फियर है, वो सोच भी सकता है कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है? जो सोच नहीं सकता, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कहा उसको मिले। और जो सोच सकता है कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है और उसके पास पैसा भी है, वो फीस भी जमा कर सकता है, बढ़िया कोचिंग भी करा सकता है और उसको आईएएस के कंपटीशन में बिठा सकता है, जो ऐसा कर सकता है उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, और जो ऐसा नहीं कर सकता उसे आरक्षण मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। मतलब आरक्षण ऊपर से खत्म, नीचे से भी खत्म। समझाने के लिए मैं कहता हूं, जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा ही नहीं सकता है, तो केवल देख ही सकता है, खा तो सकता नहीं है, तो उसको दिखाया गया तुम्हारे लिए है और तुम्हारे। और इसकी वजह से आज तक ओबीसी का कोटा पूरा, क्योंकि हर बार वो लिखते उपयुक्त कैंडिडेट ना होने की वजह से ये रिक्त रखा जाता है, और रिक्त रखने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लाते हैं। ओबीसी के उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए इस सीट को जनरल से भर लिया, इसलिए 80% है ना, हमारे हिस्से को हजम करके 80% है, ओबीसी के हिस्से को खा करके 80% है, क्योंकि ओबीसी को तो पंडित जी को खिलाने की तो आदत ही है। जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हमारा कोई काम बगैर उनके तो होता नहीं है, तो खिलाने की तो आदत है ही। तो जो तुम खिलाते हो तो खा ही रहे हैं, जो तुम नहीं खिलाते, तुम्हारे बच्चों के हिस्से की नौकरियां वो भी वही हजम कर रहे हैं। तो ये हमारे विरोध में था। मैंने नागपुर में कुछ किसानों की मीटिंग लिया, तो उनको पूछा कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हो क्या? तो किसानों ने कहा नहीं बना सकते। हमने कहा क्यों नहीं बना सकते? कहा डॉक्टर बनाने के लिए नीट का एंट्रेंस एग्जाम पास करवाना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम हमारे घर से पढ़कर हमारा बच्चा पास नहीं कर सकता, उसके लिए तमाम कोचिंग है जिसमें हमको एडमिशन दिलवाना पड़ता है। कोचिंग की फीस और हॉस्टल की फीस मिलाकर लाखों रुपए सालाना है। अब मेरे पास जब कोचिंग का और हॉस्टल का फीस देने का पैसा नहीं है, तो डॉक्टर कैसे बनाए? मुझे तो कुछ डॉक्टर मिलते हैं, वो कहते हैं हम डॉक्टर होके डॉक्टर बनाने की स्थिति में नहीं। मैंने कहा आजादी के 75 साल में देश का इतना ज्यादा विकास हो गया कि पहले मजदूर अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लेता था, किसान अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लेता था। अब डॉक्टर भी अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बनाने की स्थिति में नहीं है, इतना ज्यादा देश का विकास हो गया। तो दूसरा फैसला ओबीसी के खिलाफ, पहला फैसला ओबीसी के खिलाफ, दूसरा फैसला ओबीसी के खिलाफ, तीसरा फैसला जो स्टेट और सेंटर में कॉमन होगा वही जातियां, ये भी ओबीसी के खिलाफ। एक सिफारिश केवल लागू किया, बाकी लागू नहीं किया, ये भी ओबीसी के खिलाफ। तो समर्थन में क्या था? ये सब ओबीसी के खिलाफ था, मगर आज तक ओबीसी को नहीं समझ में आया। क्यों नहीं आया? ओबीसी की सारी गलती नहीं है, समझ में इसलिए नहीं आया कि इसको दबाने के लिए ये ओबीसी को समझ में ना आए, पूरी ताकत लगाई गई कांग्रेस के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ताकत लगाई गई। राजीव गांधी को कहा जाता है कि ज्यादा भाषण नहीं करते थे, मगर मंडल कमीशन के विरोध में घंटों बोले पार्लियामेंट के अंदर। मंडल कमीशन नहीं लागू होना चाहिए इसको लेकर। तो ये
सारी बात ओबीसी के लोगों को समझ में ना आए, इसके लिए आडवाणी जी ने यात्रा निकाला, मोदी जी को सारथी बनाया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। पत्रकारों ने पूछा, आडवाणी जी वहां तो मस्जिद है, आप मंदिर कैसे बनाओगे? कहा हम कह रहे हैं वही बनाएंगे। वही मतलब कौन बनाएंगे? रामलला बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे, हम तो केवल आएंगे ऐसा कह रहे हैं, मंदिर वही बनाएंगे। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला आया, 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दी। 16 नवंबर 92 को फैसला आया, 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। कितना दिन हो गए? 6 से 15 दिन इधर, 20 दिन। 20 दिन में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। चर्चा क्या शुरू हो गई? बाबरी मस्जिद किसने गिराई, क्यों गिराई, जिसने गिराई उसको सजा होगी कि नहीं होगी, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। और ओबीसी के जो लोग थे वो लोग मंडल को नहीं समझ पाए कि मंडल में उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि इस पर कोई चर्चा ही नहीं। समझते कैसे? सूचना का स्रोत क्या है? टीवी है, अखबार है, उस समय रेडियो था। अगर इस बारे में अखबार में आर्टिकल आते कि ओबीसी को मंडल के फैसले में क्या मिला क्या नहीं मिला, अगर टीवी पर इस पर चर्चा होती कि मंडल पे क्या मिला क्या नहीं मिला, रेडियो पर चर्चा होती क्या मिला क्या नहीं मिला, तो ओबीसी समझ जाता। लेकिन अखबार, टीवी, रेडियो पर कौन सी चर्चा हो रही थी? मंदिर कब बनेगा, मंडल में ओबीसी को क्या मिला क्या नहीं मिला इसकी चर्चा नहीं हुई, मंदिर कब बनेगा इसकी चर्चा हो रही थी। तो ओबीसी भी मंदिर बनाने के समय मैं नागपुर में मीटिंग करके गाड़ी में बैठा तो एक आदमी मेरे पास गाड़ी में मिलने के लिए आए और कहा, सर हम भी गए थे वहां, 6 दिसंबर को जो गिराई गई उसमें हम भी गए थे। तो देश भर से लोग गए थे, मैं तो वहीं का, मैं वहीं से आया हूं। जितना उत्साह वहां के लोगों में नहीं था उससे ज्यादा तो देश भर से जा रहे थे। तो यह इतना बड़ा मामला खड़ा करके ओबीसी का जो मंडल कमीशन में धोखेबाजी हुई, इसको पूरी ताकत के साथ दबा दिया। चलो ओबीसी के लोगों को मंडल समझ में नहीं आया, अगर वो लड़ते तो लाखों नौकरियां उनके बच्चों को मिलती। वो समझ में नहीं आया तो मंदिर की लड़ाई लड़े, तो मंदिर में तो हिस्सा मिल जाना चाहिए था कम से कम। मंदिर की लड़ाई लड़े तो मंदिर में हिस्सा मिलना चाहिए था ना। मंदिर बन रहा है, मंदिर का ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। अरे हमने कहा भाई बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, 3745 जातियां ओबीसी में, अरे उसमें से एक भी अच्छा वाला हिंदू तुमको नहीं मिला। 3745 जातियां ओबीसी में हैं पूरे भारत में, उसमें से तुमको एक भी अच्छा वाला हिंदू नहीं मिला। कम से कम एक तो अच्छा वाला हिंदू ढूंढ लेंगे। और चलो कोई नहीं है ये भी मानने के लिए तैयार है, मगर विनय कटियार भी अच्छे वाले हिंदू नहीं, जिन्होंने उस समय बजरंग दल के अध्यक्ष थे विनय कटियार, हमारे अयोध्या के ही है। कल्याण सिंह थे, उनकी कुर्सी चली गई मुख्यमंत्री की। उमा भारती थी, गुजरात के परवीर भाई तोगड़िया थे, और महाराष्ट्र में शिवसेना वाले भी बहुत बड़े बड़े हिंदू थे, वो भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो इन लोगों में से किसी को बना देते। अरे उद्धव साहब के गुट का नहीं बना